फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम बिजनेस में बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। मींस कि सभी ट्रांजैक्शन जो है डबल अकाउंट को इफ़ेक्ट करेंगी। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं वो एसेट्स प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल की फॉर्म में होती हैं, जिसमें एसेट्स पर कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड लायबिलिटी के लिए क्रेडिटर, बिल पेपर एंड डिबेंचर्स आर सम एग्जांपल्स। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बिकॉज दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इसलिए इट ऑल्सो नॉन एज बैलेंस शीट इक्वेशन, इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट। मैंने ये नहीं लिखा कि ओनली 2 अकाउंट, बिकॉज कि हो सकता है 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर दे एक ट्रांजैक्शन, जो कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट करनी पड़े। तो करेगी अकाउंटिंग इक्वेशन एटलीस्ट 2 को करेगी, लेकिन हो सकता है 2 से ज़्यादा करे। कम से कम 2 को तो करेगी ही करेगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन 2 टाइप में डिवाइड करी हुई है। डबल अकाउंट इफेक्ट में, और सेकेंड इज मोर देन 2 अकाउंट इफेक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल डबल अकाउंट इफेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल हमारा प्रोप्राइटर है राहुल और इसने इन्वेस्ट करी है 2 लाख रुपीज़। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, जो एसेट होती है, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो लायबिलिटी होती है हमारी वो कैपिटल ही होती है, मतलब कैपिटल एक लायबिलिटी के फॉर्म में होती है। तो यहाँ जो कैपिटल है वो कितनी इंट्रोड्यूस करवा रहा है बिजनेस में? 2 लाख रुपीज़ की। और जो एसेट है यानी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? कैश के फॉर्म में आएगी। तो कैश जो है एसेट होता है, तो देखिए दोनों इक्वल हो रहा है। ये एक हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एसेट जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल को जोड़ेंगे जब, तो एसेट की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये आप हमेशा याद रखिएगा। देखते हैं, ये हो गया डबल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। देखिए एक कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है ये, और एक जो है ये एसेट के अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया डबल अकाउंट इफेक्ट। अब बात करते हैं मोर देन 2 अकाउंट इफेक्ट की। तो देखिए फॉर एग्जांपल सेम प्रोप्राइटर है राहुल और उसने एक और बिजनेस स्टार्ट किया। उसने क्या किया कि उसने मशीन जो है 20,000 की लगवा दी, और सेम ले लेते हैं हम, और कैश जो है उसने 2 लाख रुपीज़ का फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखिए मशीन भी क्या होती है हमारी? एसेट होती है। तो देखिए इक्वेशन जो हमारी याद रखिएगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। अब देखिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमारी मशीन भी एसेट होती है, कैश भी एसेट होती है। तो देखिए 2 लाख रुपीज़, ये कैश को हमने यहाँ पे भी एसेट में डाला है, प्लस मशीनरी भी हमारी 20,000 जो है एसेट आती है। लेकिन ये मशीन और कैश ओनर के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया है, इसलिए ये कैपिटल ये हो जाएगा। तो कैपिटल के साइड में रखेंगे 2,20,000, दोनों को प्लस कर दो 2,20,000, एंड दिस इज ऑल्सो 2,20,000। देखिए इक्वल चीज़ आ गई।
ये भी 2,20,000 और ये भी 2,20,000। मीन्स कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ट्रांजैक्शन, कम से कम 2 अकाउंट को तो इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, लेकिन हो सकता है वो एक से ज़्यादा अकाउंट को भी इफ़ेक्ट कर दे। तो देखिए इधर पे, यहाँ पे बस एसेट और कैपिटल के अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा था, यहाँ पे इसने मशीन के भी अकाउंट को इफ़ेक्ट करा, कैश के भी अकाउंट को इफ़ेक्ट करा और एसेट के भी अकाउंट को इफ़ेक्ट करा है। ओके, अब देखिए हमने देखा कि एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। तो रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? जब भी हम, क्योंकि 2 अकाउंट बनाएंगे और हमको ये अभी तक समझ में आ ही गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है अगर 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रही है तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ओके, अगर एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा तो उसके लिए हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो एवरी ट्रांजैक्शन every account divide into 2 sides, which first is debit and second is credit side। अब इस चीज़ के लिए हम क्या बनाते हैं? We prepare T-shape account, T-shape account। ओके, देखिए टी शेप अकाउंट मीन्स क्या, ये हमने बनाया और टी शेप में ये हमने एक टी बना दिया है। ओके, यहाँ पे अमाउंट का सेक्शन होता है, यहाँ पे जेएफ होता है, ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। यहाँ आते हैं पर्टिकुलर, ये हो गया डेट, ये पर्टिकुलर, देन फिर से यहाँ अमाउंट, जेएफ, डेट और पर्टिकुलर। कैसे हमने पहले इस तरह से टी बनाया था, फिर यहाँ पे इस तरफ डेट आता है, यहाँ आते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे जेएफ, यहाँ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, एंड दिस अकाउंट विल बी क्लोज। ओके, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाता है। ये डेबिट साइड होती है डीआर और ये क्रेडिट साइड होती है, इसलिए मैंने बोला कि जो भी अकाउंट है 2 साइड में डिवाइड है। देखिए ये एक पर्टिकुलर, ये छुपा लीजिए आप, ये एक डेबिट वाली साइड हो गई, डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गए, जेएफ और अमाउंट, और ये वाली क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक डेबिट की साइड, यहाँ से क्रेडिट की साइड। जो अकाउंट डेबिट होंगे वो इस तरफ लिख लेंगे, जो क्रेडिट होंगे वो इस तरफ लिख लेंगे। ओके, तो अब हाउ टू आइडेंटिफाई विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इसके लिए देखिए 2 अप्रोच बनाए गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सबसे पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, जो अकाउंट है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पर्सनल अकाउंट एंड अनदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। जो पर्सनल होता है
वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक नेचुरल पर्सन, अनदर इज आर्टिफिशियल, एंड लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ओके, एंड इम्पर्सनल is divided in 2. First रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट। देखिए ट्रेडिशन में दो, यहाँ तक समझिए पहले पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल जो है नेचुरल पर्सन, पर्सन में आप पर्सन को देखिए, पर्सनल मत देखिए, आप पर्सन देखिए, पर्सन। ओके, ये चीज़ पर्सन देखिए, नॉट पर्सनल। कैसा पर्सनल? एक नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में यानी कि क्या, कोई लिविंग होगा तभी तो नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, बिजनेस आ जाएंगी, गवर्नमेंट, कंपनीज आ जाएंगी, मतलब जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है वो इसमें आ जाएगा। नेचुरल पर्सन यानी कि रोहन, सोहन, श्याम, राम, मुकेश, सुरेश, कोई भी हमारा ओनर है, कोई डेटर है, क्रेडिटर है, वो किस में आएगा? नेचुरल पर्सन में आ जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होंगे यानी कि जो अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कैपिटल अकाउंट है, ये कोई पर्सन नहीं है, ना तो ये बिल्डिंग है कोई, ना कोई मशीन है, ना कोई कंपनी का नाम है, ना ही कोई इंसान का नाम है कैपिटल। तो क्या है ये एक अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक व्यक्ति को। किसको कर रहा है? सबको मालूम है कि ये ओनर को कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल कि डेटर क्या है कि जिससे हमको पैसे लेने हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें जिससे पैसे लेने हैं उस व्यक्ति को। तो वो कोई कंपनी का नाम नहीं है, वो कोई नेचुरल पर्सन का नाम हमें डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, ओनली बोल रहा है डेटर्स अकाउंट। तो क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ जाएगा। इम्पर्सनल के 2 टाइप होते हैं, रियल अकाउंट एंड अनदर वन इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब जो मशीन, फर्नीचर, जो भी एसेट होगा या फिर मशीन, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह, ये रियल अकाउंट में आ जाता है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे और रेवेन्यू वाले अकाउंट हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, ऑक्ट्रॉय, ये सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। फिर से देखिए, समझा दे रहा हूँ। नेचुरल में जो लिविंग थिंग है वो, आर्टिफिशियल में नॉन लिविंग थिंग वो, रिप्रेजेंटेटिव में वो अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल में मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे अकाउंट आते हैं, और नॉमिनल में सारे खर्चे और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। अनदर पॉइंट इज रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट जो पीछे वाला पेज था उस पे हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। पहला हमने देखा था पर्सनल अकाउंट, सेकंड देखा था रियल अकाउंट, पर्सनल में जो क्लासीफाई थे, इधर कंफ्यूज मत हो जाना, पर्सनल में जो क्लासीफाई थे वो थे नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और जो है आर्टिफिशियल पर्सन। जो इम्पर्सनल के जो अकाउंट थे वो रियल अकाउंट थे और दूसरा नॉमिनल अकाउंट था। ध्यान में आ रहा है? ओके। जो पर्सनल के जो रूल्स हैं, अगर कोई पर्सनल हुआ, पर्सन में अब क्या, अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो नेचुरल पर्सन, कोई कंपनी बिजनेस का नाम है तो आर्टिफिशियल हो गया, या फिर कोई ऐसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कैपिटल, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। ओके, तो ये जो है पर्सनल अकाउंट में आएगा। और इसका जो रूल होता है वो होता है डेबिट द गिवर
डेबिट द गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। ओके, मतलब जो जिससे रिसीव हो रहा है उसको डेबिट कर दो और जिसको हम दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट में यानी कि जितनी भी मशीन है, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह है, तो वो सब रियल अकाउंट में आ जाएगा। और इसका जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स आउट, सॉरी व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गो आउट। ओके, मतलब कि जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल का अकाउंट है कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, ऑल एक्सपेंसेस को, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यू या इनकम, ऑल इनकम। जितनी भी इनकम हुई है उन सभी को क्रेडिट करेंगे और जितने हमारे एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है, वो सब डेबिट कर देंगे। देखिए फर्दर, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट कर देंगे, जो रिसीवर है उसे डेबिट करें। रिसीवर कोई भी हो सकता है, रिसीवर है, और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में जो चीज़ अंदर आ रही है, जैसे फर्नीचर खरीदा यानी अंदर आ रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे, लेकिन अगर फर्नीचर बेचा है यानी बाहर जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि दो क्लासिफिकेशन थे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट को 2 टाइप से बांटा गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो ये आ गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, हमारा पूरा हो गया। और अब आता है मॉडर्न अप्रोच। देखिए एज पर मॉडर्न अप्रोच जो अकाउंट है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, first is capital, then capital, liability, revenue, assets और expenses। जो कैपिटल, लाइबिलिटी, इन 5 पार्ट्स में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। इसमें जो रूल्स होते हैं इनके बहुत इजी हैं। जो एज पर मॉडर्न अप्रोच है, अगर इंक्रीज होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीज और यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीज। ओके, अगर कैपिटल इंक्रीज होएगा तो इसे क्रेडिट कर दो और डिक्रीज होगा तो डेबिट कर दो। लाइबिलिटी इंक्रीज होएगी डेबिट, डिक्रीज होएगी इंक्रीज होएगी क्रेडिट, डिक्रीज होएगी तो डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो। एसेट और एक्सपेंसेस में बस उल्टा हो जाएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। और एक्सपेंस में भी उल्टा, कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। फिर से देखिए, कैपिटल अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। लाइबिलिटी, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू।
का रूल सेम रहता है, लेकिन एसेट और एक्सपेंसेस उल्टा हो जाएगा। अगर इंक्रीज होएगा तो डिक्रीज डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। बस यही रूल्स है इनका। एज़ पर मॉडर्न अप्रोच हो गया है, और एज़ पर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमने देख लिया है। ओके, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है किसी भी बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड माइनस ड्राइंग। ये तो हो गया इसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आपको रटना नहीं है इसको, मैं आपको पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, कोई भी अगर बिज़नेस होता है तो जैसे हमने प्रीवियस पेज पे, जो पहले वाले पेज पर हमने एग्जांपल लिया था, हमारा प्रोप्राइटर राहुल था और उसने 2 लाख रुपीज़ की हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी बिज़नेस के अंदर। तो देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको, अगर उसने 2 लाख रुपए की कैपिटल दी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर साल ही मतलब एक एक्यूरेट वो इतना अमाउंट दे जो सफिशिएंट हो जाए पूरे साल के खर्चे मेंटेन करने के लिए। ऐसा तो कभी नहीं होगा। किसी ना किसी साल में तो ऐसा होगा कि जो अमाउंट जो है उसने इंट्रोड्यूस कराया है बिज़नेस के अंदर, वो खर्चे मेंटेन करने के लिए कम पड़ जाएगा, है ना। देखिए, मान लीजिए कि जो कैपिटल जो है वो मतलब उसको और खर्चे मेंटेन करने के लिए 30,000 रुपये और चाहिए, तो वो 30,000 रुपये और उसने कर दिए। क्योंकि आप एक प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर 2 लाख रुपए की उसने इंट्रोड्यूस करी है, वो हर साल 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी साल में जितना उसने इंट्रोड्यूस करा है उससे ज़्यादा के खर्चे हो जाए। ओके, तो उससे को एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस करवाए, प्लस जो उसका प्रॉफिट होगा, या फिर इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ले लीजिए। हो सकता है उसने अपने कुछ पर्सनल खर्चे के लिए जो है कंपनी में से पैसा निकाल लिया, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो जो हमारा कंपनी में पैसा था वो कम हो गया, और मान लीजिए ये कितना है, ये रुपीस है हमारे 10,000। तो ये जो 2,30,000 हो रहे थे, 10,000 माइनस कर 2,20,000, और जो हमें प्रॉफिट होगा, मान लीजिए ये जो प्रॉफिट है, क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा हमको, या फिर इसमें एक और पॉइंट लॉस कर दीजिए, या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, और अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ओके, तो एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन हम ये सब एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, कि ओपनिंग स्टॉक जितना भी उसने स्टॉक इंट्रोड्यूस करा है, चाहे वो मशीन है, फर्नीचर है, गुड्स है, कैश है, एंड एनी अदर टाइप ऑफ एसेट which will be introduced by the proprietor in the business, it is known as opening stock.
और फिर एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसको अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इस वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए। प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे, अगर लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे। और माइनस अगर उसने कोई ड्राइंग कर दी है तो ड्राइंग को माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ओके, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होती है हमारी, बस सिंपल थी। और जो भी इफ़ेक्ट ऑफ अनदर अकाउंट्स जो है वो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। इस वाली वीडियो में बस ये इंट्रोडक्शन था इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ चीज़ क्लियर समझ में नहीं आई है या फिर आपको रूल्स जो है याद करने में दिक्कत हो रही है, मैं उसके एक इजी फॉर्म में आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं अपडेट वीडियो उसके लिए डाल दूंगा मैं यूट्यूब चैनल पे अपने, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो आप जो भी आपको दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूँ। ओके, थैंक यू।